29 दिसंबर 2025 को आप लोगों को खबर मिली होगी कि कुलदीप सेंगर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया, जिस आदेश में सेंगर की सजा को निलंबित किया गया था और उसे जमानत भी दे दिया गया था। मगर क्या आपको खबर मिली कि उसी दौरान देश के दूसरे हिस्से में यानी बेंगलुरु में इससे ठीक उलट ये कहानी सामने आई थी। यानी यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता को बरी कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवन्ना केस की। प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना को यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया गया। इसके साथ ही अदालत ने जो कहा, जो आधार बताया है, वो आप सभी को जान लेना बड़ा जरूरी है। यानी जब देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं सेंगर केस को लेकर, उसी दौरान बेंगलुरु की एक अदालत से ये बात निकल कर आई और गायब हो गई। वैसे इस वीडियो में हम उन्नाव केस पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई सुनवाई पर भी चर्चा करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत कुछ बातों को लेकर बड़े नाराज हुए, न्यायपालिका और जजों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर नाराज हुए और बहुत कुछ कहा भी। क्या क्या कहा है एकदम आसान भाषा में उसे देखेंगे। और तो और समझने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका की गलती को स्वीकार भी किया और आम जनता को चेतावनी दे दी। हालांकि सुनवाई के दौरान ही चीफ जस्टिस ने एक बात ऐसी भी कह दिया जिस पर चर्चा बड़ी जरूरी है, इसलिए टकटकी लगाकर सुनिएगा और सवाल मजबूती से होना चाहिए, क्योंकि बात हमारे आपके अधिकारों की। और इस देश में कोई संस्था बड़ी नहीं है, जनता बड़ी है, संविधान बड़ा है। लोग ऊपर ऊपर चीजों को देखकर ताली बजाने लग जाते हैं, कोई नाराजगी व्यक्त कर लेता है, मगर पीछे पीछे से क्या क्या निकल जाता है इसका अंदाजा भी लगाना तो चाहिए ना। आइए सेंगर केस में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसे देखते हैं। इसके साथ ही यूपी के रामराज में हुए अमृत कालवाले कांड पर चर्चा करेंगे। देखिएगा कैसे भ्रष्टाचार करने के लिए योगी सरकार के इंजीनियर CM और PM किसी से नहीं डरते, पता नहीं किसका बैकअप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस राष्ट्र प्रेरणा स्थल की जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया। बड़ा जोरदार घोटाला सामने आया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि हो सकता है सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर, इस फैसले पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो किया हो, बातचीत किया हो, जाहिर सी बात है हुआ होगा, मगर उस पॉइंट को शायद ही किसी ने पकड़ा हो और उस पर सवाल उठाए हों जो हम करने जा रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना का केस तो आपको याद ही होगा, साल 2024 में जब 2900 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें ढेर सारी महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी चीजें थी। कहा जा रहा था कि हर उम्र की महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, डरा के धमका के उनका वीडियो बनाया गया और इसमें सबसे बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियों से लेकर न जाने किन किन महिलाओं के होने की बात कही गई। बहुत सारे कथित आरोप लगे, खूब हो हल्ला मचा, अमृत काल न होता तो न जाने क्या क्या हो जाता। हालांकि जिसके सर पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री का हाथ हो, जिसका हाथ उठाकर खुद प्रधानमंत्री वोट मांगते हों, उसको हो भी क्या सकता है। मगर अब हुआ यह है कि जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटा जा रहा था, उसी दौरान बेंगलुरु की एक अदालत ने JDS विधायक HD रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया। यह मामला था IPC 354A यानी यौन उत्पीड़न का। उससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस को निचली अदालत के पास भेज दिया था, ये तय करने के लिए कि शिकायत दर्ज करने में 4 साल की जो देरी हुई है, क्या उसे CRPC 473 के तहत माफ किया जा सकता है या नहीं। और निचली अदालत के जज KN शिव कुमार ने कहा कि ये जो लगभग 4 साल की देरी हुई है, ये क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और इसी आधार पर आरोपी नंबर 1 HD रेवन्ना को IPC 354A के आरोपों से बरी कर दिया। 28 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना और HD रेवन्ना के खिलाफ FIR हुई थी, कई सारी धाराएं लगाई गई थी। हालांकि HD रेवन्ना पर कुल 2 केस बताए गए हैं, एक यौन उत्पीड़न का, दूसरा अपहरण का, और दोनों में ही 13 मई को उन्हें जमानत मिल गई थी। रेवन्ना की तरफ से तर्क दिया गया कि CRPC 468 के तहत लिमिटेशन के कारण निचली अदालत संज्ञान नहीं ले सकती, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले में अधिकतम सजा ही 3 साल की है। यही कारण था कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने कहा कि अब लिमिटेशन को बढ़ाना उचित है या नहीं, ये फैसला निचली अदालत तय करे। तो कुल मिलाकर HD रेवन्ना फिलहाल निचली अदालत से एक मामले में बरी हो चुके हैं, दूसरा वाला मामला चल रहा है। उधर प्रज्वल रेवन्ना की कहानी तो आपको पता ही है, उन पर कई सारे मामले हैं, आजीवन कारावास की खबरें भी आई, सजा रोकने और बेल की कोशिशें खारिज भी हुई। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया है उसको ध्यान से सुनिए, एकदम टकटकी लगा के। आपको याद होगा पिछले दिनों उन्नाव पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने खुद को सेंगर के हाथों बेच दिया, यानी पैसे लेकर सेंगर को राहत दिया। यानी जजों पर घूसखोरी के आरोप लगाए गए, बिक जाने के आरोप लगाए गए पीड़िता द्वारा। ये बात देश भर में फैल गई, हर तरफ चर्चा होने लगी। अब इसे लेकर सेंगर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने
अदालत के भीतर कहा कि इन लोगों को जजों के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए। नेशनल टेलीविजन पर ये लोग जजों पर पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं मिलाड, और मीडिया ट्रायल चल रहा है। ये तो अवमानना जैसा मामला है। सेंगर के वकील की बातें सुनकर पहले तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। यानी कोई आरोप लगाता है तो लगने दीजिए। थोड़ी देर बाद जब सेंगर के वकील इस बात पर अड़े रहे और वीडियो दिखाया जिसमें हाईकोर्ट के जज पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया गया था, पैसे लेने का आरोप लगाया गया था, तो पीड़िता के वकील महमूद प्राचा से चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भूल रहे हैं कि सेंगर को न्यायपालिका ने ही दोषी ठहराया था। न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मान लीजिए कि कोई गलत आदेश पारित हो जाता है तो क्या आप न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे? इस लाइन को एक बार फिर से सुनिए और उसके बाद उठने वाले सवालों पर गौर कीजिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोग कुछ जजों पर बिके होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि सेंगर को दोषी भी न्यायपालिका ने ही ठहराया था। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि अगर कोई गलत आदेश पारित हो जाता है तो क्या आप न्यायपालिका के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे, यानी विरोध करेंगे? इन दोनों बातों का विश्लेषण करना बड़ा जरूरी है। पहला तो ये कि न्यायपालिका ने ही उसे दोषी ठहराया था और फिर न्यायपालिका ने ही सजा को निलंबित किया। आप जरा समझिए, आप अपने घर में चौकीदार लगाते हैं किस काम के लिए? चीज़ों की सुरक्षा के लिए, चोरी चकारी न हो इसलिए। चौकीदार एक दिन चोर को पकड़ लेता है और फिर दोबारा चोर को नहीं पकड़ता, चोरी होने देता है। आप किस बात के लिए चौकीदार को डांट लगाएंगे, किस बात के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएंगे और किस बात के लिए उसकी तारीफ करेंगे? जब उसने चोर को पकड़ा था या फिर जब उसने चोर को चोरी करने दिया और कथित रूप से चोरी में खुद भी शामिल था, करवाया? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि चौकीदार का काम था चोर को पकड़ना, सुरक्षा देना। तो पहली बार जब उसने चोर को पकड़ा तो उसने अच्छा काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाया, तब तो हम उसे शाबाशी दे सकते हैं। हालांकि शाबाशी न भी दें तो ये उसकी जिम्मेदारी थी। मगर जब उसने चोर को नहीं पकड़ा या जानबूझकर चोरी होने दिया या फिर चोरी में शामिल था, तब तो वो अपनी जिम्मेदारी से भटक गया, तब तो उसने गलती की, तब उसे सजा मिलनी चाहिए, तब उसका विरोध होना चाहिए, उसे डांटना फटकारना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि यदि उस पर एक्शन नहीं होगा तो कल को और बड़ी गलती करेगा और चोरी करवाएगा, हत्या भी करवा सकता है। ठीक उसी तरह जब न्यायपालिका ने ही सेंगर को दोषी ठहराया तो निश्चित तौर पर तथ्यों और सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया होगा। अदालत का यही तो काम है। और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जज जब सजा को निलंबित करते हैं और एक ऐसी बात छेड़ देते हैं जो किसी के गले में नहीं उतरती, खुद सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं उतरती, जिसमें कहा जाता है कि विधायक लोक सेवक है कि नहीं देखना पड़ेगा, तब तो हर आदमी इसे गलत मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने इस पर चिंता जाहिर की और हमने पिछले दिनों आपको दिखाया भी था इस वीडियो में विस्तार से कि किस तरह से पिछले सालों में देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी एमपी एमएलए को लोक सेवक माना था। तो जब इस तरह के फैसले आएंगे जहां कथित रूप से स्पष्ट गलती नजर आएगी, तब तो आलोचना होगी और फिर इतनी बड़ी राहत देने के पीछे लोग संदेह तो करेंगे। तो जब न्यायपालिका ने पीड़िता के हक में फैसला दिया तब तारीफ हुई, जब लोगों को लगा कि फैसला ठीक नहीं है तब विरोध हुआ। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई गलत आदेश पारित हो जाता है तो आप क्या न्यायपालिका के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे? ये सवाल बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए कि क्या भारत के चीफ जस्टिस सड़क पर उतरने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं? क्या उसे गलत बता रहे हैं? लोकतंत्र में विरोध करने से बड़ा जन अधिकार और क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो या फिर कुछ भी हो, हमें यदि कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी और उसमें कुछ गलत नजर आएगा तो विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी, और चल भी रही है। तो क्या चीफ जस्टिस ये कहना चाहते हैं कि अदालतों से गलत फैसला निकले तो लोग खामोश रहें, चुपचाप घर में दुबके रहें, विरोध न करें, आवाज न उठाएं, सड़क पर न आए, न्याय की मांग न करें? क्या सड़क पर उतर के अपनी बात रखना अपराध हो गया? और फिर व्यक्ति सड़क पर क्यों उतरता है? एक पीड़िता जो सालों से अपना और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जिसके आधे परिवार को खत्म कर दिया गया, जब उसने देखा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, दोषी को बचाया जा रहा है, तो अगर वो सड़क पर भी ना आए तो क्या करे? क्या जाके अपने घर के किचन में चुपचाप रोए, बिलखे, आंसू बहाए? और यदि वो किचन में जाकर बैठकर रोती तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये मामला जाता? क्या सीबीआई आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती? बिल्कुल नहीं। यदि पीड़िता और योगिता भयाना दिल्ली में मोर्चा न खोलती, जन समर्थन न मिलता, हर तरफ इसकी चर्चा न होती, विरोध न होता, तो शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी न पहुंचता और इतनी जल्दी रोक भी नहीं लग जाती है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिस विरोध और असंतोष के कारण सुप्रीम कोर्ट को आनंद फानन में ये सब करना पड़ा, उसी को न करने की नसीहत चीफ जस्टिस
जस्टिस देते हुए नजर आते हैं कहीं न कहीं। हालांकि एक बात और समझने वाली है, अमृतकाल इस कदर हावी हो गया है कि पहले पीड़ित पक्ष ही सड़क पर उतरता था, विरोध करता था, मगर अब आरोपी के समर्थन में भी प्रदर्शन होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं और बयानबाजी होती है, और हमारा मीडिया, पूरे देश का मीडिया उसको सहयोग देता है, अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। आप देखिए, पिछले दिनों सेंगर के समर्थन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ गए, कई महिलाओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, सेंगर का समर्थन किया, पीड़िता को ही गलत बताया। और तो और अब कुलदीप सेंगर की बेटियां भी सोशल मीडिया में आकर अपने पिता का बचाव कर रही हैं और पीड़िता पर सवाल उठा रही हैं और कहीं ना कहीं खुद को पीड़ित बता रही हैं, खुद को ही पीड़ित बता रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये पक्ष नजर क्यों नहीं आया और पीड़ित पक्ष ने इन बातों को क्यों नहीं दोहराया कि आरोपी के समर्थन में भी किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में महमूद प्राचा ने यह कहा भी कि हुजूर यहाँ तो दोषी ही शोर मचा रहे हैं। इस पर जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि सभी पार्टियों को कोर्ट में बातें रखनी चाहिए, बाहर बहस नहीं करनी चाहिए और बाहर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी भी न करें। वैसे आपको याद दिला दें, दिल्ली हाईकोर्ट फैसला आने के बाद जब पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कानूनी मदद मांगा, जैसे ही यह खबर सामने आई तो उसके तुरंत बाद खबर सामने आई कि सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और अब देखिए, दनादन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। हालांकि एक बेहद चिंताजनक बात यह है कि पिछले 11.5 साल से जब भी बीजेपी और सत्ता का विरोध किसी भी रूप में होता है तो समर्थन में भी प्रदर्शन होने लगते हैं। आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, महिला पहलवानों का मामला ले लीजिए और अब कुलदीप सेंगर के केस को ही देख लीजिए, एनआरसी सीए को देख लीजिए, उत्पीड़न के दोषी के ही पक्ष में भाजपा की महिलाएं भी आ रही हैं। ये होता है असली अमृतकाल। अरे ठहरिए, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है, सुनने के लिए अभी बहुत कुछ है। कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर विचार करने की जरूरत, जैसे कि सरकारी कर्मचारी का मतलब क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि आमतौर पर किसी दोषी के पक्ष में जमानत आदेश पर उन्हें बिना सुने रोक नहीं लगानी चाहिए। हालांकि इस मामले में रोक लगाई जा सकती है क्योंकि सेंगर को रिहा नहीं किया गया है और वो अभी भी दूसरे मामलों में हिरासत में है। उधर मोदी सत्ता के वकील ने कहा कि सरकारी कर्मचारी शब्द पॉक्सो एक्ट में परिभाषित नहीं है, इसलिए पॉक्सो एक्ट की धारा 42A को ध्यान में रखते हुए संदर्भ के अनुसार समझा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट के उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारी का मतलब वो व्यक्ति होगा जो बच्चे के संबंध में प्रभावशाली स्थिति में हो, यानी जो सामने वाले पर दबाव बना सके, अपेक्षाकृत मजबूत हो। ऐसी स्थिति में दुरुपयोग करने पर गंभीर अपराध के प्रावधान लागू होंगे। और यह भी तर्क दिया गया कि सेंगर उस समय इलाके में एक शक्तिशाली एमएलए होने के नाते साफ तौर पर दबदबा रखता था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुने गए विधायकों को पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा से बाहर रखने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर हम इस व्याख्या को मान लेते हैं तो एक कांस्टेबल या पटवारी इस अपराध को करने के मकसद से पब्लिक सर्वेंट होगा, लेकिन एक चुना हुआ एमपी एमएलए इससे बच जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा और पॉक्सो फ्रेमवर्क के तहत इसकी प्रासंगिकता से जुड़े कानूनी मुद्दों पर फैसला करने की जरूरत पर जोर दिया और नोटिस जारी किया। यानी वही सवाल जो पिछले दिनों हमने लगातार उठाया कि आखिर ये बात किस मुंह से कही जाए कि एक चुना हुआ विधायक जो जनता के मुद्दों पर वोट मांगता है, जनता की सेवा के लिए वोट मांगता है, जनता के वोट से बनता है और जनता के पैसे से उसे तनख्वाह पेंशन दी जाती है, तमाम सुविधाएं दी जाती हैं तथा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक वो जनता के लिए ही कानून बनाता है, जनता के मुद्दों को उठाता है। और यदि उसे ही लोक सेवक न माना जाए तो लोक सेवक शब्द अपने आप में बेमानी हो जाएगा। कुल मिलाकर जिन आधारों पर और जिन बारीकियों को पकड़कर दिल्ली हाईकोर्ट के इन दो मिलाडों ने सेंगर को राहत दिया था, वो आधार हर कदम पर सवालों के घेरे में है। मगर चीफ जस्टिस ने जो एक महत्वपूर्ण लाइन कह दिया कि मान लीजिए अदालत ने कोई गलत फैसला कर दिया, कोई गलत आदेश जारी कर दिया, तो क्या आप सड़क पर उतर जाएंगे? ये बात विचारणीय है। आप जनता भी सोचिए कि जिस दौर में जजों के यहाँ करोड़ों रुपए कैश जले हुए मिलते हैं, कोई कार्रवाई नजर नहीं आती, जिस दौर में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायपालिका के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, कई सेठों को तो कहीं सत्ता को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। कहा जाता है कि जज की कुर्सी पर बैठ के ये लोग सरकार के हक में फैसले देकर पोस्ट रिटायरमेंट लाभ लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर फिर से बैठ जाते हैं। उस दौर में यदि किसी मामले में स्पष्ट रूप से कथित लेन देन और प्रभाव में आकर दिया हुआ आदेश नजर आए तो क्या आम आदमी विरोध भी ना करे? और यदि विरोध न करे तो क्या करे? यानी जज साहब लोगों के घरों में करोड़ों रुपया पकड़ा जाए, कोई मजबूत कार्रवाई ना हो और आम आदमी खामोश रहे, अपने हक की आवाज भी ना उठाए, तो क्या हम इसे लोकतंत्र कहेंगे? और क्या चीफ जस्टिस कहना चाहते हैं कि ये फैसला सही हो या गलत, आप खामोश रहिए? ऐसे में तो यदि कोई बिका हुआ जज है तो वो और खुलकर अपनी बोली लगाएगा और ज्यादा बिकेगा।
यदि जनता के बीच बात नहीं जाएगी तब तो भ्रष्टाचारियों का मन और बढ़ जाएगा ना। बहरहाल भ्रष्टाचारियों की बात आ ही गई है तो ये खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में हाल ही में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का 25 दिसंबर को उद्घाटन किया था। अब उसे लेकर दैनिक भास्कर ने एक बहुत तगड़ी रिपोर्ट किया है। बताया जा रहा है कि उद्घाटन समारोह के दौरान 13 अस्थायी पार्किंग बनाना था। इसमें एक पार्किंग बड़ी थी जिस पर 60 लाख खर्च होना था, लेकिन एलडीए के इंजीनियर ने उसमें मिट्टी से समतलीकरण करके 2 करोड़ 25 लाख का बिल बना दिया। दरअसल 25 दिसंबर को उद्घाटन वाले दिन कई जिलों से लोगों को बसों में ठूस ठूस के लाया गया था। वैसे सवाल ये भी होना चाहिए कि जनता के पैसे की कितनी बर्बादी की जाएगी। प्रदेश भर से लोगों को ठूस ठूस कर बसों में इसलिए लाया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ रहे हैं, इसलिए एक अस्थायी पार्किंग बनाई गई थी ताकि बसों को खड़ा किया जा सके। इसमें एक पार्किंग पक्की बनी थी और उसी में इंजीनियर ने झोल कर दिया। ठेकेदार वगैरह से कथित रूप से मेलजोल करके इंजीनियर ने 60 लाख के बजाय खर्चे को 2.25 करोड़ बना दिया, लेकिन बाद में अफसरों ने फाइल पकड़ लिया। इस मामले में लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि लगता है इंजीनियर ने सबकी हिस्सेदारी तय नहीं किया या फिर टाइम पर पहुंचाया नहीं, तभी पकड़ा गया। वरना इतना स्पष्ट झोलझाल एक इंजीनियर अपनी मर्जी से तो नहीं कर लेगा खाली अकेले अकेले। शायद वो कहावत भूल गया कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा और नहीं बटेगा तो सारा बिल इंजीनियर पर फटेगा। और देखिए फट गया। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।